दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स और ये इस कोर्स का 8वां वीक है। इस कोर्स के 8वें वीक के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीक से ही हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होते हैं, उनकी वैलिडिटी 6 रूल्स अप्लाई करके कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीक में देखी थी। उसी से रिलेटेड आगे की चर्चा हम इस वीक भी करेंगे। इस वीक हम लोग पहले तो एक्सपोजिशन ऑफ 15 वैलिड फॉर्म्स देखेंगे, फिर सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स एंड देयर ट्रांसलेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इस पर चर्चा होगी। फिर ट्रांसलेटिंग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन सोराइटीज़ की बात होगी और लास्ट में इस वीक हम लोग वेन डायग्राम टेक्निक सीखेंगे, जिससे जो 6 रूल्स की टेक्निक है उससे एक और डिफरेंट टेक्निक जो कि अपने आप में कंप्लीट टेक्निक है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी चेक करने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। ये 8th वीक का पहला लेक्चर एक्सपोजिशन ऑफ 15 वैलिड फॉर्म्स पे फोकस्ड रहेगा। 15 वैलिड फॉर्म्स की बात क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम लोग ये इस बात पर विचार करें कि टोटल कितने फॉर्म्स ले सकता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तो हम देखेंगे कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं और तीनों स्टेटमेंट 4 टाइप ले सकते हैं। तो अगर जो हमारे 2 प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन मिलाकर 3 स्टेटमेंट टोटल हो रहे हैं, उसमें पहले प्रीमिस की जगह हम 4 तरह के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस रख सकते हैं, ए, ई, आई एंड ओ। तो हमने देखा कि एक जगह पे 4 रख सकते हैं, फिर दूसरे जगह पे जो दूसरे प्रीमिस की जगह है वहाँ पर भी हम 4 रख सकते हैं। और उनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 4 × 4 टोटल 16 कॉम्बिनेशंस। 2 प्लेसेस पे जो वेरिएशन होंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के, उन्हीं से हमको मिल जाएंगे। अभी हमारे पास तीसरा जो प्लेस है कंक्लूजन का, वहाँ पर भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 तरह के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के आ सकने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से हमको 16 × 4 टोटल 64 हमारे पास कह सकते हैं कि मूड्स, पॉसिबल मूड्स अवेलेबल होंगे। और हर मूड चूँकि 4 फिगर्स में हो सकता है, इसलिए 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 टोटल 256 कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के फॉर्म्स पॉसिबल हैं। As there are 3 places for 4 kinds of propositions to take, we get total 4 to the power 3 is equal to 64 possible moods, and each mood can have any of the 4 figures. We get total 64 multiplied by 4 equals 256 possible forms of categorical syllogisms. If we could check all 256 forms, then we would be able to know all the valid forms that a categorical syllogism can be presented in. Let's undertake this task of exposition of the valid forms of categorical syllogisms. For this, we will start with the moods. Only if there is no fallacy in a mood, we would go ahead to check that mood in each figure one by one. सबसे पहले चूँकि जो हमारे 6 रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम ये 15 वैलिड फॉर्म्स निकालने वाले हैं, 2 आउट ऑफ 256 पॉसिबल फॉर्म्स, उनको अगर हम देखते हैं कि रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, इनको हम केवल जो प्रोपोजिशंस के उसमें टाइप्स हैं उनको देख करके ही हम इन रूल्स को लगा सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन रूल्स को हम मूड्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम वो कैटेगोरिकल फॉर्म के जो 64 मूड हैं उन्हीं में वैलिडिटी चेक करेंगे, उन्हीं में रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने मूड्स ही अपने आप में इनवैलिड हो जाते हैं। और फिर जो मूड्स बच जाएंगे उनमें हम बाकी जो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 इनको लगा करके उन मूड्स को एलिमिनेट करेंगे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और फिर भी अगर नहीं एलिमिनेशन होगा तो जो बचे हुए मूड्स होंगे उनको हम सभी फिगर्स में चेक करेंगे 1 by 1, एक फिगर पे, कि
एक मूड पहले फिगर में वैलिड है या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में या चारों में या किसी दो में। तो हम देखते हैं कि कितने जो हमारे 64 पॉसिबल मूड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं, जो कि अलग अलग उनके कॉम्बिनेशंस बनाए। तो ए ई ऐसे करके अंत में हमको ओ मिलता है। इस प्रकार से जो 64 पॉसिबल मूड्स हैं वो इस तरह से सामने रखे जा सकते हैं एक बार में। और इन सारे मूड्स में अगर हम रूल्स अप्लाई करना शुरू करें तो देखेंगे कि जितने इसमें रूल नंबर 4 को फॉलो नहीं करने वाले मूड्स हैं उनको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं ये जितने ई प्रीमिस रखने वाले और ओ प्रीमिस रखने वाले मूड्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या ओ ई मूड रखने वाले भी, चूँकि ये दोनों ही निगेटिव प्रीमिसेस हो जाएंगे, जबकि रूल नंबर 4 कहता है कि दोनों प्रीमिसेस निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमको मूड दिखेंगे उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इन सब जो अभी हमने एलिमिनेट किए उनमें से और भी जो एलिमिनेशन के लिए, ये मूड्स के एलिमिनेशन के लिए हम जिन तकनीकियों को अपनाएंगे उसमें एक तकनीकी यह होगी, हमको पता है रूल नंबर 2 से कि एक बार कम से कम मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और अगर मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है और प्लस अगर ये विचार करें कि तीसरा रूल कहता है कि कंक्लूजन का जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको प्रीमिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो अगर एक बार मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और कंक्लूजन में अगर एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल हमको मिनिमम 2 टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और कंक्लूजन का अगर 2 टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मिनिमम हमको प्रीमिसेस में 3 टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा। इस उपाय को भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे इन मूड्स में कौन कौन से मूड्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो हमने पहले उनको एलिमिनेट किया जो रूल नंबर 4 को वायलेट कर रहे थे, यानी कि जिनके दोनों प्रीमिसेस नेगेटिव थे। ऐसे मूड्स को एलिमिनेट करने के बाद से आप ये देख सकते हैं कि जो रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 में कम से कम एक बार प्रीमिस में कम से कम एक बार दोनों ही प्रीमिसेस में से किसी एक में मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर दोनों प्रीमिस आई रहे तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो पाएगा, क्योंकि आई जो प्रोपोजिशन होता है उसमें कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आई जितने प्रीमिस रखने वाले हैं उनको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम काउंट करें कि कंक्लूजन में आई ए ओ को देखें तो कंक्लूजन में यहाँ पर एक टर्म है, कंक्लूजन में एक टर्म प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि कंक्लूजन ओ टाइप का है। और ये जो एक टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस एक बार हमको मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और प्रीमिसेस में इस तरह से मिनिमम 2 टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जबकि इसके जो प्रीमिसेस हैं एक आई है और दूसरा ए है। आई में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और ए में एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट टर्म। तो इस तरह से आई और ए जो दोनों प्रीमिसेस हैं उनको मिलाकर एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जबकि कंक्लूजन में एक टर्म ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हमको प्रीमिसेस में 2 टर्म्स का मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, वो 2 टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाने की वजह से हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे आई ए ई में, इसमें कंक्लूजन में 2 टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और जबकि प्रीमिस में केवल एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है क्योंकि इसके प्रीमिसेस हैं आई एंड ए। तो इस तरह के इनके डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होने की वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। हमेशा हमको कंक्लूजन में जितना डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कम एक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर आई ए को देखें तो इसमें भी एक टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों प्रीमिस मिलाकर एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि मिनिमम हमको 2 चाहिए था, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से ओ ए ई की विचार करें ओ ए ई पर, तो ओ ए ई में जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो इसके दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि प्रीमिस और दोनों प्रीमिस में
अगर जोड़ें तो एक प्रीमिस, पहले प्रीमिस में, मेजर प्रीमिस में एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रेडिकेट टर्म, माइनर प्रीमिस में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2 ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि 2 टर्म कंक्लूजन में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर टोटल 3 मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थे, जबकि ये 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने एलिमिनेट कर लिए हैं उनके एलिमिनेशन के बाद हमारे पास कितने बच जाते हैं। हमारे पास अभी भी इतने नंबर में मूड्स बचे हुए हैं। इन सब को भी हम एक एक करके चेक करेंगे, जहाँ पर भी हमको दिखेगा कि कहाँ पर भी किस रूल का वायलेशन हुआ है, हम उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो AAE है, AAE में अगेन वही रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के कॉम्बिनेशन से जो आइडिया हमको मिलता है कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन में है उससे एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन जो मिडिल टर्म का रूल नंबर 2 से आता है वो दोनों जोड़ करके, यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन का है, जितने नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन में हुआ है, जितने टर्म्स का, उससे एक टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रीमिसेस में होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंक्लूजन में 2 टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्रीमिस में अगर देखें तो कुल मिलाकर 2 ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि होने 3 चाहिए थे। तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखें AAI में, तो ये जो कंक्लूजन है, रूल नंबर 6 याद करें तो रूल नंबर 6 कहता है कि अगर दोनों प्रीमिसेस यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं हो सकता। उस रूल नंबर 6 के वायलेशन से हम इस AAI को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे हम AAO को भी इसी रूल नंबर 6 के आधार पर एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों प्रीमिसेस यूनिवर्सल हैं, जबकि कंक्लूजन पर्टिकुलर है। अब हम देखते हैं AEA, ये रूल नंबर 5 का वायलेशन करता है। AEA रूल नंबर 5 का वायलेशन इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक प्रीमिस नेगेटिव है और कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाला गया है। तो रूल नंबर 5 का कहना है कि अगर कोई भी एक प्रीमिस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। इस तरह हम AEA को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला हमारे पास AEI है, जो कि इसमें हम रूल नंबर 6 और 5 दोनों का वायलेशन देख रहे हैं, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। AEO ये रूल नंबर 6 का वायलेशन कर रहा है क्योंकि दोनों प्रीमिसेस यूनिवर्सल हैं, कंक्लूजन पर्टिकुलर है। AIA में अगर हम रूल नंबर 2 प्लस रूल नंबर 3 को ऐड करके जो आइडिया बनाए हैं कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन, जितने टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन में हो, उससे एक टर्म का एक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, एक ज़्यादा टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमिस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों प्रीमिस मिलाकर भी एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमिसेस में 2 होने चाहिए थे, तो इस वजह से हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे जो हमारा AIE है, इसमें भी वही आइडिया अगर लगाएं तो देख रहे हैं हम कि जो कंक्लूजन है उसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रीमिस में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि प्रीमिसेस में टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूशंस होने ज़रूरी थे। तो इसलिए हम AIE को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे अगला हम AII में इस तरह का कोई रूल लगाएंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन AIO को अगर देखें तो इसमें भी हम रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को एक साथ अप्लाई करके AIO को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि O में एक जो कंक्लूज़न है हमारा, उसमें एक प्रीमिस, एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों प्रीमिसेस मिलाकर एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो 2 टर्म्स की थी। फिर अगले जो हम अगर आ जाएं AOA में, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इसके एलिमिनेशन की वजह क्या है? इसके एलिमिनेशन की वजह है कि ये रूल नंबर 5 का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि AOA इसमें O एक प्रीमिस नेगेटिव है, जबकि कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाल लिया गया है। अब हम देखें अगला जो AOE है, ये मूड पे विचार करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंक्लूजन है वो E टाइप का है और E टाइप के दोनों टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हमको अब प्रीमिसेस में मिनिमम 3 डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जबकि दोनों ही प्रीमिसेस को अगर में डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऐड करें तो वो 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर AOI, इस मूड को देखें तो AOI में जो रूल नंबर 5 कहता है कि अगर एक प्रीमिस नेगेटिव है तो कंक्लूजन अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए। उस रूल के वायलेशन के कारण इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
फिर अगर हम दूसरे कॉलम में आएँ तो ई को देखें तो फिर वही रूल नंबर 5 के वायलेशन से इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे इसमें EAI पे विचार करें तो यहाँ पर भी रूल नंबर 5 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाला गया है जबकि एक प्रेमिस नेगेटिव है। EAO पर अगर हम आते हैं तो इस EAO में हमें देखना होगा कि क्या ऐसा रूल वायलेशन हो रहा है। रूल नंबर 5 वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन रूल नंबर 6 को अगर देखेंगे तो रूल नंबर 6 कहता है कि दोनों ही प्रेमिसेस अगर यूनिवर्सल हैं तो आप पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण से इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। EIA इस मूड को अगर देखेंगे तो EIA में जो हमको अगेन रूल नंबर 5 का वायलेशन दिख रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाला गया है जबकि एक प्रेमिस नेगेटिव है। EIE इसमें रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को अगर एक साथ लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन में 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, तो टोटल प्रेमिसेस में हमको मिनिमम 3 डिस्ट्रीब्यूशंस चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रेमिस E है और दूसरा प्रेमिस I है। I में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो दोनों प्रेमिसेस मिलाकर 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, जो ऑलरेडी उतने तो कंक्लूजन में है ही। हमको एक मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से चाहिए था, यानी कि टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थे, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ EII में आप देख रहे हैं कि रूल नंबर 5 वायलेट हो रहा है, कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाला गया है जबकि एक प्रेमिस नेगेटिव है। अब हम देखते हैं IEA को। IEA में अगेन रूल नंबर 5 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाला गया है जबकि एक प्रेमिस नेगेटिव है। IEE को हम उसी तरह जो कंक्लूजन में कितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और प्रेमिसेस में उससे एक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, इस आधार पर यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेमिस में टोटल 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है और कंक्लूजन में भी 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो कंक्लूजन में 2 डिस्ट्रीब्यूशन है उससे एक ज़्यादा हमको प्रेमिस में चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब हम अगले मूड पर आते हैं IEI पर। IEI में आप देख रहे हैं रूल नंबर 5 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है जबकि एक प्रेमिस नेगेटिव है। IEO पर विचार करें तो इसमें हम देखेंगे कि रूल नंबर 2, 3 के जो एडिशन वाली जो बात है उसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसमें हमको देखना होगा कि IEO इसमें क्या वायलेशन है। तो इसको समझने के लिए हमको ये सोचना होगा कि जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन O टाइप का है और इस O टाइप के कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको कि हम मेजर टर्म कहेंगे, और मेजर टर्म चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंक्लूजन में तो उसको प्रीमिस में भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेजर प्रीमिस है वो I टाइप का है, और I टाइप का मेजर प्रीमिस होने की वजह से ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर हमारा मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो पाए। तो इस कारण से हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इसमें जो फैल्सी होगी वो फैल्सी ऑफ इलिसिट मेजर होगी। अब हम चलते हैं अगले अपने मूड की तरफ, IOA। IAO जो मूड है उसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट टर्म, कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इसमें जो क्या रूल वायलेशन हो रहा है उसको देखने के लिए हम देख रहे हैं कि एक प्रेमिस इसका नेगेटिव है जबकि कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाल दिया गया है, और इसलिए ये रूल नंबर 5 को वायलेट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगले मूड पर अगर चलें तो हम देखेंगे कि अगले मूड में जो कंक्लूजन है वो E टाइप का है। ऐसे E टाइप के कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन में हो गए, और इस तरह से हमको प्रीमिसेस में 2 + 1 3 डिस्ट्रीब्यूशंस मिनिमम चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों प्रीमिस मिला के, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। IOI में आप देख रहे हैं कि रूल नंबर 5 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि एक प्रीमिस नेगेटिव है, कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाला गया है। IOO में विचार करें तो O में जो कंक्लूजन है वो उसमें एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दोनों प्रीमिसेस मिलाकर भी एक ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 की थी। तो इस तरह से भी IOO भी एलिमिनेट हो जाएगा।
अगले मूड पे देखें तो ओ ए ए हमारे सामने बचता है। इसमें जो ओ ए ए है वो रूल नंबर 5 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि एक प्रीमिस नेगेटिव है और कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाल दिया गया है। अगेन ओ ए आई में भी ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। ओ ए आई में हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन अफर्मेटिव है जबकि एक प्रीमिस नेगेटिव है। आगे जो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं वो ओ आई ए का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रूल नंबर 5 का वायलेशन हो रहा है। एक प्रीमिस नेगेटिव है जबकि कंक्लूजन अफर्मेटिव निकाला गया है। ओ आई ई का भी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशंस काउंट करेंगे तो कंक्लूजन में 2 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी हैं, तो प्रीमिसेस में इस तरह से हमको 2 + 1 3 डिस्ट्रीब्यूशंस चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि टोटल 1 डिस्ट्रीब्यूशन ही दोनों प्रीमिसेस मिलाकर हमारे सामने हो रहे हैं। अब हम ओ आई पे विचार करें तो इसमें रूल नंबर 5 का वायलेशन है, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो अफर्मेटिव निकाला गया है, एक प्रीमिस नेगेटिव है। अब हम अगला देखें ओ आई ओ को, तो ओ आई ओ में अगर हम काउंट करें कि कंक्लूजन में कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंक्लूजन में 1 डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, और दोनों प्रीमिस मिलाकर भी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ तो सीधे सीधे रूल्स अप्लाई किए, कुछ रूल्स के कॉम्बिनेशंस अप्लाई किए, और हमने बहुत सारे मूड्स को ही एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास कितने मूड्स बचे हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास टोटल 8 मूड्स बचे हुए हैं, जिनके लिए हमको एक एक फिगर में चेक करना होगा कि क्या ये मान लीजिए मूड है ए, तो क्या वो चारों फिगर में वैलिड है या किसी एक फिगर में वैलिड है, दूसरे में नहीं वैलिड है, तीसरे में वैलिड है, इस तरह से। तो हर एक मूड किस किस फिगर में वैलिड है ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो जितने मूड हमारे एक फिगर में ही जितने मूड अपने मूड के लेवल पे ही या यूँ कह लें कि अपने प्रोपोजिशंस के टाइप के लेवल पे ही इनवैलिड हो गए, उनको अब यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ से हमको एलिमिनेशन के बाद बचे हुए मूड्स हैं, हम उनको एक एक करके सभी फिगर्स में चेक करेंगे। अब अगर हम देखें कि ये जो ए टाइप का हमारे पास मूड है, इसको फिगर 1 में चेक करें, फिगर 2 में चेक करें, फिगर 3 में चेक करें और फिगर 4 में चेक करें, तो हमको दिखेगा कि जब ये फिगर 1 में होगा तो इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होने के साथ साथ हमको ये अब सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको जब वो प्रीमिस में आएगा, यानी कि माइनर टर्म, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे चाहिए, जो कि हमको यहाँ ए टाइप के स्टेटमेंट होने की वजह से ये तय हो जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रूल नंबर 2 और 3 को ये फॉलो कर रहा है। 4, 5, 6 ऑलरेडी हम मूड के लेवल पे चेक कर चुके हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं हम, यहाँ पे रूल नंबर 1 के वायलेशन की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो संभावना तब होती है जब आर्गुमेंट लैंग्वेज में रखा गया हो। अब ये हम देख रहे हैं कि जो ए 1 है पहले फिगर में, ये एक वैलिड फॉर्म हमको मिल गया। एक वैलिड फॉर्म जो पहला हमने वैलिड सिलोजिस्टिक फॉर्म खोजा है, डिस्कवर किया है, वो है ए 1। अब हम इसी को दूसरे फिगर में चेक करें, तो दूसरे फिगर में जब ये होगा तो अगेन ये जो सब्जेक्ट है, देख रहे हैं चूँकि ये तीनों ही स्टेटमेंट ए टाइप के हैं, तो इनमें जो भी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो मिडिल टर्म है, दोनों में से किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है, इसलिए जो ए 2 होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अब हम चलेंगे यही काम अगले, अगर ए 3 फिगर में, थर्ड फिगर में इस मूड को चेक करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन होगा ए टाइप का, उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ये सब्जेक्ट चूँकि जब प्रीमिस में आ रहा है, यानी कि माइनर प्रीमिस में जब माइनर टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से ये आर्गुमेंट फैलेसियस हो जाएगा। तो ये ए का जो 3 होगा, ए 3 फॉर्म होगा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से अगर चौथे में हम लगाएं, तो चौथे में जो हमारा चौथा फिगर है उसमें ए मूड को चेक करें, तो हमको देखने को मिलेगा, चूँकि ये कंक्लूजन में एस डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ये इस जो माइनर टर्म है वो माइनर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर भी होना चाहिए, जबकि हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये ए टाइप का स्टेटमेंट है माइनर प्रीमिस, और ए टाइप के स्टेटमेंट का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जबकि माइनर टर्म प्रेडिकेट की जगह पे आया हुआ है। तो इस तरह अगर हम ए मूड की बात करें तो हमने देखा कि जो ए 1 है वो हमको वैलिड मिल रहा है, उसके अलावा ए 2 3 4 ये सब इनवैलिड मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम एक एक जो ये मूड है उन सब को हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम इन 8 मूड्स को चारों फिगर्स में एक एक करके अगर चेक करेंगे, एक एक करके हम उनके जो सेकंड और थर्ड रूल को ही अप्लाई करके चेक करना बाकी रह गया है। रूल नंबर 4, 5, 6 को अप्लाई करने की ज़रूरत अब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको चेक कर चुके हैं। तो इस तरह से इनमें अगर एक एक फिगर में, चारों फिगर में हम रख के चेक करें तो जो हमको वैलिड मूड्स प्लस फिगर मिलते हैं, यानी कि कैटेगोरिकल फॉर्म्स मिलते हैं, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के वैलिड फॉर्म्स मिलते हैं, वो हमारे पास ए 1 होता है, ई 1 2 यानी कि पहला फिगर और दूसरा फिगर में ये मूड वैलिड होता है, आई थर्ड और फोर्थ फिगर में वैलिड होता है, ओ थर्ड फिगर में वैलिड होता है, ए सेकंड और फोर्थ फिगर में वैलिड होता है, आई 1 और थर्ड ये फिगर में वैलिड होता है, EIO एक ऐसा मूड है जो चारों ही फिगर में वैलिड होता है। अगला जो मूड है हमारा AOO वो सेकंड फिगर में वैलिड होता है। अगर इनको हम देखें तो पहले फिगर में हमें 4 मूड्स मिल रहे हैं, दूसरे फिगर में 4 मूड्स मिल रहे हैं, तीसरे फिगर में भी 4 मूड्स वैलिड मिल रहे हैं, जबकि चौथे फिगर में 3 ही मूड्स मिल रहे हैं जो कि वैलिड होंगे। इन जो 15 मूड्स हमको मिलते हैं उसको लैटिनाइज्ड वे में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे ए 1 को बारबरा बोला जाता है, ई 1 को सेलेरेंट बोला जाता है। इसमें नामकरण का जो टेक्निक है वो ये है कि इसमें जो भी वोवेल आ रहा है वो वोवेल इस मूड को बताने का मूड को में जो लेटर है वो वोवेल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो लैटिनाइज्ड नेम है, अगर कोई याद कर सके इसको 15 मूड्स को ईज़िली, या अगर मूड्स को सीधे याद कर सकते हैं तो वो बेटर है। अदरवाइज़ दूसरे टेक्निक जो हो सकता है कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए ईजी ये जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेटेड नेम्स हैं, वो ईजी हो याद करना। तो इस तरह से कोई भी वे में अगर इन 15 मूड्स को और उनके फिगर्स के साथ जो कि वैलिड होते हैं अगर याद कर लिया जाए तो हम हमारे पास वो 15 फॉर्म्स वैलिड होंगे, जिसमें जब चाहें हम किसी भी समय आर्गुमेंट फॉर्म करके कहीं पे भी रख सकते हैं, ये बिना चिंता किए कि ये मेरे आर्गुमेंट गलत होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल 15 वैलिड सिलोजिस्टिक फॉर्म्स ही होते हैं। आउट ऑफ 256 पॉसिबल फॉर्म्स हमने केवल 15 वैलिड फॉर्म्स देखे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ जो पॉसिबल फॉर्म्स का है वो ज़्यादा नंबर में इनवैलिड होते हैं, इसमें बहुत छोटा सा नंबर है जो कि वैलिड हो रहा है। तो इस तरह से हमें आर्गुमेंटेशन करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए, ध्यान देके आर्गुमेंटेशन करना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।